नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और ऐसे में करनाल के टोल प्लाजा पर भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया गया। करनाल के टोल नाके पर किसान जमा हुए और टोल को फ्री किया, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो करनाल के टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया और लाठीचार्ज को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां निंदा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है। गुरुग्राम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय से लेकर के मिनी सचिवालय तक प्रदर्शन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है और सरकार जल्द तीनों कृषि कानूनों को वापस लें। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को उनका हक दें। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी पार्टी रही है और आज भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। थोड़ी सी पीछे हो, थोड़े पीछे हो, थोड़े। तो वहीं वैक्सीनेशन में देश के कई राज्यों से हरियाणा आगे हैं। गुरुग्राम में आपको बता दें कि टारगेट से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 100% से ज्यादा 104% लोगों को वैक्सीन पहली डोज लग चुकी है। शहरी इलाकों में जनसंख्या से ज्यादा 109% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम में अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है, जबकि दूसरे जिलों और राज्यों से भी आकर लोगों ने गुरुग्राम में वैक्सीन लगवाई है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर के औद्योगिक क्षेत्रों और गांव में विशेष मुहिम चलाई जा रही है। जिले में जल्द ही डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान की भी शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन पर चर्चा के लिए हमारे साथ है गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी। सीएम साहब, सबसे पहले हम बात करें गुरुग्राम की। उत्तर भारत में कई रिकॉर्ड रहे, बल्कि कहें देश में भी कई रिकॉर्ड गुरुग्राम के पास रहे। फिलहाल हम कोविन की बात करें, क्या कुछ टारगेट आप लोगों को दिया गया था? और गुरुग्राम में कोविड की से लेकर के जो वैक्सीनेशन की अगर बात करें, कितनी वैक्सीन अब तक लगाई गई है? इनिशियली अगर मैं बात करूं तो 2011 के सेंसस को आधार मानकर पूरे देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट करी गई थी और 2011 के जो पॉपुलेशन थी गुड़गांव की वो 15,50,000 थी और प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो मानी गई थी वो 17,40,000 के आसपास करी गई थी और एलिजिबल पॉपुलेशन तकरीबन 11 लाख के करीब बनती थी, जो 18 साल से ऊपर की जिसको वैक्सीनेशन ड्यू बनती थी। लेकिन अभी हरियाणा सरकार से और भारत सरकार जो RGI जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है सर्वे के लिए, जो पॉपुलेशन सर्वे के लिए करते हैं, उनकी तरफ से जो गुड़गांव की पॉपुलेशन रिवाइज होकर 26 लाख जो है 32,000 के करीब पॉपुलेशन जो है वो मानी गई। और इसमें एलिजिबल पॉपुलेशन अगर मैं कहूँ तो 16,32,000 के करीब जो 18 साल से ऊपर के लोग थे जिनको वैक्सीनेशन ड्यू बनती थी। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि गुड़गांव ने ऑलरेडी 17 लाख फर्स्ट डोज अगर मैं कहूँ लगा चुके हैं और सेकंड डोज लगभग 7 लाख लगाई है। तो गुड़गांव ने 104% जो है फर्स्ट 100% से ऊपर जो है ना फर्स्ट डोज का टारगेट पूरा कर लिया है और सेकंड डोज भी हमने 43% के करीब, यानी 43% हमने गुड़गांव की आबादी को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन इंडस्ट्री, माइग्रेटरी पॉपुलेशन और जो गुड़गांव में दिल्ली, फरीदाबाद, मेवात, नूर, रेवाड़ी से आने वाली जो एक पॉपुलेशन है, संभवतः 2-2.5 लाख के आसपास ऐसी पॉपुलेशन है जो माइग्रेशन करती है और इवन फॉरेनर्स भी मैं कहूँ या अन्य विदेशों से भी लोग कहूँ या राज्यों से लोग आते रहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ एक 3 से 4 लाख के करीब और हमें वैक्सीनेशन की यानी पहली डोज की और आवश्यकता आने वाले दिनों में संभवतः पड़ेगी। यही हम बात कर रहे थे। हालांकि एक बड़े स्तर पे लगाएगी जो आपका एक टारगेट था, जो जनसंख्या उसके आधार पे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न भी है कि गुरुग्राम ऐसी जगह है, ना सिर्फ हम बात करें दूसरा जिला, दूसरे राज्य, बल्कि दूसरे देशों के लोग भी गुरुग्राम में रहते हैं जो यहाँ की इंडस्ट्री में नौकरियां करते हैं या फिर आते हैं, प्रतिदिन आना जाना जिनका होता है। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल इलाकों में किस तरीके से उसको लेकर के स्पेशल कैंप या कोई मुहिम इसको लेकर के चलाई जा रही है? हमने कुछ सोसाइटियों में देखे कि 650 से डोज तक के आपने टारगेट रखे, तो उसको लेकर क्या कुछ मुहिम इसको लेकर के है? क्योंकि आपका टारगेट तो पूरा हुआ 104%, लेकिन संख्या ऐसे बहुत हैं जो दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों या दूसरे जिलों से यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल, आपको जान के हैरानी भी होगी, मुझे भी बड़ा एक बार अचंभा लगा। बहुत सारे लोग तो दूसरे राज्यों से सिर्फ, या मैं कहूँ नज़दीकी राज्य से, इवन किसी ज़िले का नाम लेना नहीं चाहिए, और राजस्थान से कहूँ या यूपी से कहूँ, वो लोग ट्रैवल करके आते हैं और वैक्सीन लगवा के भी जा रहे हैं। मैं दो जिलों का खास करके नाम जो है बड़े प्रसिद्ध ज़िले हैं उनसे भी ऐसा महसूस हो रहा।
लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने एक सूत्री कार्यक्रम रख रखा है। हम फर्स्ट डोज को तो हमने सभी को ये कहा कि जो सरकारी केंद्र हैं वहाँ पर आए और आप अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। लेकिन जैसा आपने कहा कि गुड़गांव ने नए आयाम कायम किए हैं और एक गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि सेकंड डोज या लोगों को जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेट कर सके। तो इसमें हमने एक कड़ी में एक प्रयास किया है, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो, चाहे सरकारी सेटअप हो, कोई इंडस्ट्री हो या सोसाइटी हो। सेकंड डोज के लिए हम कहीं पर भी कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। जैसा भी आपने बताया, हम ऐसी सोसाइटीज़ में या RWAs में भी जाके कैंप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ सेकंड डोज। तब कल हमने जैसे प्लान बनाया 650 तक का, तो इससे यह होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने जिनको हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं गुड़गांव के लोगों को, चाहे वो कहीं के रहने वाले हों, चाहे हम वर्किंग कर रहे हों या प्राइवेट सोसाइटीज़ में इंडस्ट्रीज़ में रह रहे हों, हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी 60 से 70% आबादी को जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कर सकें ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए कंप्लीट इम्यूनाइजेशन 2 डोज लगने के बाद। तो ये तो हम यूं भी कह सकते हैं कि चर्चा में क्योंकि इंदौर रहा, सो अगर वहां पर बात करें बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाएगी तो उससे कहीं आगे 104%। गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम इस दौड़ में काफी आगे रहा, चाहे वो जयपुर की बात करें, इंदौर की बात करें। बिल्कुल, मैं जयपुर और इंदौर से कंपैरिजन के अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। गुड़गांव की अगर हम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो हमने रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने 93% वैक्सीनेशन की है फर्स्ट डोज की। ऐसे ही हमने अर्बन क्षेत्र में तकरीबन 109% के करीब करी और ओवरऑल 104 से 105% के बीच में हमने करी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, माइग्रेटरी पॉपुलेशन की वजह से हमें संभवतः 3-4 लाख और डोजेज लगानी पड़ेंगी। तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा है, तमाम जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमें लगाई गई हैं, बड़ी स्तर पे वैक्सीनेशन भी किया गया। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने तो अपने टारगेट से कहीं आगे बढ़े, लेकिन लोगों को भी कुछ आगे बढ़ना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। जो लोग आपसे अब तक वैक्सीनेशन से दूर हैं, किसी कारण से नहीं लगा सके, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस वैक्सीनेशन की मुहिम में हिस्सा लें। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं हरियाणा में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं, आपको बता दें, लेकिन अभिभावक इस उलझन में हैं कि आखिरकार बच्चों को स्कूल भेजना सही है या फिर गलत है। इस मुद्दे को लेकर मेदांता अस्पताल में सीनियर डायरेक्टर इंटरनेशनल मेडिसिनल डॉक्टर सुशीला कटारिया से बातचीत की हमारे संवाददाता राज वर्मा ने। हरियाणा में 1 सितंबर से 4th से 5th क्लासेज को शुरू करने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। इससे पहले 6 से 12 क्लासेज जो है वो शुरू कर दी गई थी। न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली और दूसरे देश के जो राज्य हैं वहाँ भी स्कूल्स को अब खोला जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि अगर वो बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तो वो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन इस डर के साथ एक बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस घर में कर रहे हैं तो वो दूसरी बीमारियों के घेरे में भी लगातार आ रहे हैं। तो क्या ये बच्चों को लेकर अभिभावकों का डर सही है या अभी उन्हें स्कूल भेजना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेदांता अस्पताल की सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुशीला कटारिया, उनसे बात करते हैं। मैम, जो एक डर है अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, कितना सही है? देखिए, ये डर तो सही है कि भाई कोरोना से संक्रमित तो हो सकते हैं, पर वो स्कूल में भी हो सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी हो सकते हैं, बाजार में भी हो सकते हैं, कहीं और पर भी हो सकते हैं। आप देखिए, स्कूल कब बंद हुए थे? मार्च 2020 में। आज हम हैं सितंबर 2021 में आ गए हैं। पूरा 1.5 साल बीत गया है, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है। या तो लोग जो ऑनलाइन, जो जिनके पास पैसे हैं वो ऑनलाइन गैजेट्स खरीद सकते हैं बच्चों के लिए और ऑनलाइन एजुकेशन करवा सकते हैं, पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास ये सुविधा भी नहीं है, तो उन बच्चों की एजुकेशन का क्या? दूसरा, जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वो उनके ऊपर आई स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को सर दर्द हो रहा है। एक घर में रह के बच्चों अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट ना करने की वजह से स्थिरता आ गई है, डिप्रेशन भी हो रहा है बच्चों में, एंग्जाइटी भी हो रही है। तो सारे तथ्यों को देखते हुए अगर मैं एक बैलेंस्ड व्यू आपको दूं तो ये है कि भाई स्कूल खुलने के मैं फेवर में हूँ। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पर प्रिकॉशंस रहनी चाहिए। जो स्कूल हैं वो 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कलेक्टिव गैदरिंग्स, असेंबली नहीं होनी चाहिए, कलेक्टिव ईटिंग नहीं होनी चाहिए। और देखिए, कोरोना का कब अंत होगा हम नहीं जानते, मतलब ये तो एक गैस ही है कि 6 महीने में हो जाएगा, साल भर में हो जाएगा या कब हो जाएगा, वी डू नॉट नो। तो कितने टाइम तक बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजेंगे? बाकी सारी रिलैक्सेशंस तो हो गई हैं, तो स्कूल में ही ऐसे, मतलब जब सिनेमा हॉल खुल सकते हैं तो स्कूल भी खुल सकते हैं, जब बाजार खुल सकते हैं तो बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं। पर थोड़ा सा इसके लिए हमें सजग रहना होगा।
एक तो ये है कि घर में जितने अडल्ट्स हैं वो सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए। पूरे 8 महीने हो गए हैं अभी, और सरकार पूरी तरह से जोर दे रही है कि सब लोग वैक्सीनेटेड रहें, टीचर्स वैक्सीनेटेड रहें, घर में दादा दादी मम्मी पापा वैक्सीनेटेड हैं तो रिस्क कम हो जाएगा। होपफुली अभी अक्टूबर तक बच्चों के वैक्सीन्स भी आ जाएंगे तो बच्चों को भी वैक्सीनेट होना चाहिए। सो बच्चों की बहुआयामी विकास के लिए मेरे ख्याल से स्कूल जाना और उन्हें भेजना चाहिए। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पर भी सिम्टम्स आते हैं तुरंत टेस्ट करवाएं, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। शिकायतों की बात करें आमतौर पर, क्योंकि 1.5 साल से के करीब वक्त हो गया बच्चों को, तो किस तरह की शिकायतें खासतौर से बच्चों में देखने को मिल रही है? जाहिर सी बात है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लासेस के अलावा भी बच्चे अब एडिक्ट हो चुके हैं कि वो फिर गेम खेलने लगते हैं या दूसरे वीडियोस देखने लगते हैं। इसके अलावा मानसिक तौर के अलावा और कौन कौन सी शिकायतें जो देखने में मिल रही हैं? सो देखिए, अब बच्चों के पास एक लेजिटिमेट रीज़न है स्क्रीन टाइम बढ़ाने का, और बच्चे होते हैं, बड़े भी तो कई बार एडिक्शन में हो जाते हैं। सो सबसे कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में सिर दर्द की आ रही है, बच्चों में नींद रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं, उनका सर्केडियन रिदम बिल्कुल ख़राब हो गया है, रात को 2 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह 12 बजे तक सोते रहते हैं, इस तरह के मसले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, बाहर निकलते हैं तो किसी भी चीज़ को छूने से डर रहे हैं। सो एक और बच्चों का दिमाग बड़ा कोमल होता है, मतलब इसमें फिर हम कैसी जनरेशन को वो करेंगे। बच्चों को एक सावधानी के साथ में एक रैशनल थिंकिंग भी हमें सिखानी है। बच्चों में जिनको ये कोविड नहीं भी हुआ उनको भी बाल झड़ने की समस्या आ रही है, न्यूट्रिशन उनका सफ़र कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है बच्चों की। सो इस तरह की शिकायत से बच्चे भी आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास। एसिडिटी बहुत कॉमन हो गई है सेडेंट्रीनेस की वजह से, बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन यंग बच्चों में। अभी जो वैक्सीन की बात है, क्योंकि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि बच्चों की जब वैक्सीन आ जाएगी वो वैक्सीनेटेड होंगे तब भेजें, तो क्या इंतज़ार करना चाहिए या भेज सकते हैं? देखिए, बच्चों को आप पूरी की पूरी जमात, पूरे के पूरे बच्चों को अगर आप वैक्सीनेट करने की सोचेंगे 5 साल से 18 साल की पूरे हिंदुस्तान में, आपको 1 साल और लग जाएगा। क्या 1 साल और वेट कर सकते हैं हम? आई थिंक थोड़ी प्रिकॉशन के साथ, जो भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं उनके साथ खोलने में कोई हर्ज नहीं है। और मैं ये अपने खुद के तजुर्बे से बोल रही हूँ, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर बच्चों के विकास को अब देखना है, क्योंकि कोरोना तो अब लंबे समय तक रहेगा, लेकिन अगर बच्चों के मानसिक विकास की बात है, शारीरिक विकास की बात है और एजुकेशन की भी बात है, तो आपको स्कूल भेजना चाहिए। डॉक्टरों की भी राय है और इससे पहले ICMR ने भी ये स्पष्ट किया था कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चों को रेस्टोरेंट ले जा सकते हैं, बाजार ले जा सकते हैं, घूमने के लिए बाहर ले जा सकते हैं, तो स्कूल, क्योंकि संक्रमण का खतरा तो स्कूल से ज़्यादा इन जगहों पर है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। उधर गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते काफी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसे देखते हुए युवा नेता के रूप में सामने आए नवीन गोयल ने पौधारोपण की एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा है कि नई पीढ़ी को फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, इसे लेकर के हम काम कर रहे हैं। जिन्हें पौधों की ज़रूरत है वे हमसे आकर के लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा करके हरियाणा और गुरुग्राम को पोल्यूशन मुक्त करने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। गुरुग्राम के हॉस्पिटल JMDA के साथ मिलकर लगातार गुरुग्राम में अलग अलग स्थानों पर पौधे लगा रहे हैं। वहीं नवीन गोयल ने यह भी कहा है कि पौधों को लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है। तो नवीन गोयल और उनकी टीम न केवल पौधे लगा रही हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करती हैं। देखिए, नवीन जी से मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले और इनसे प्रेरित होकर हमने ये सोचा कि हम भी एक ग्रीन प्लांटेशन में पौधे लगाने में हम एंटर करेंगे और VNI सेंटर की तरफ से हमने इस रोड को अडॉप्ट किया और इसके ऊपर हमने जो ग्रीन बेल्ट है इधर भी पार्क डेवलप किया है और यहाँ पे भी हमने 250 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी इसको एक हरा भरा मेंटेन कर पाएंगे और आने वाले टाइम में अपने पेशेंट्स को भी, आने वाले सबको हम प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि उनको भी कोई ना कोई पौधा लगाना चाहिए। देखिए, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के ब्यूटिफिकेशन के लिए, गुरुग्राम के पर्यावरण को सही करने के लिए और हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम मानसून के सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। मैं आज डॉक्टर नीरज सिंधुजा जी व VNI सेंटर की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस GMDA के जो हमारे सेक्टर 57 के और जो 51 के जो डिवाइडर रोड है, इस डिवाइडर रोड को अडॉप्ट करते हुए GMDA से प्लानिंग करके करीबन 250 पौधे इन्होंने हमारे साथ मिलकर के यहाँ पर लगाने का काम किया है, जो बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है।
अगर सभी इस तरीके के संस्थान, सभी इस तरीके से RWS के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग इस तरह के कामों में आगे आएंगे तो ये हम सब अपने अपने इलाके को साफ सुथरा रख पाएंगे, अपने अपने इलाके को हरा भरा कर पाएंगे। तो वहीं गुरुग्राम के MG रोड स्थित मेगा मॉल में दुकानदारों और रेजिडेंट ने प्रदर्शन किया है और मॉल मैनेजमेंट समेत जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मॉल से स्पा सेंटर्स बंद नहीं हुए तो खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर देंगे और मॉल को खाली कर देंगे। गुरुग्राम का MG रोड स्थित मेगा मॉल इन दिनों सुर्खियों में क्योंकि मॉल्स के अंदर लगातार स्पा सेंटर खुल रहे हैं। इसकी वजह से मॉल का माहौल बिगड़ता जा रहा है और मॉल में अब तक शराबी और आवारा किस्म के लोग आने लगे हैं। गुरुग्राम के स्पा सेंटर्स में आखिरकार क्या होता है, इसी को लेकर के मॉल में अब कोई अपने परिवार के साथ नहीं आता और ऐसे में दूसरे दुकानदारों की बिक्री पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसके चलते आज गुरुग्राम के मेगापोलिस मॉल में दुकानदारों और रेजिडेंट ने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ मॉल मैनेजमेंट को चेतावनी देने के साथ ही जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई कि गुरुग्राम के मॉल्स का माहौल खराब ना होने दें। गुरुग्राम के सबसे चर्चित MG रोड के मेट्रोपोलिस मॉल में हम मौजूद हैं, जहां पर करीबन 1 दर्जन से करीब जो स्पा सेंटर है वो चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं और जो शॉपकीपर है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। आज ये सभी प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, सबसे पहले कितने यहाँ स्पा हैं और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इनकी वजह से? यहाँ इस समय 11 रनिंग स्पा हैं और हमारे पास रोज़ के यहाँ पे 5 से 7 नए स्पा खुलने की इंक्वायरी है। हमारे इन्वेस्टर जिनकी दुकानें बंद हैं उनको प्यार से ही बोला जाता है, उनको धमकाया भी जा रहा है कि आप स्पा को जगह दे दो। अलग अलग जगह से उनको फ़ोन कराए जाते हैं स्पा खोलने के लिए। एक इसकी कंप्लेंट करने के लिए हम प्रशासन के पास गए। हम यहाँ के जो हमारे MLA साहब है सिंगला जी हैं, सिंगला जी के पास गए। सिंगला जी ने हमारे को बहुत मदद करी हमारी। सिंगला जी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया। उसके बाद उनका काम बंद करा दिया गया। काम बंद कराने के 2 दिन के बाद प्रशासन फिर आया। प्रशासन ने हमारे फिर फोर्स किया, प्रेशराइज किया मॉल मैनेजमेंट को। यहाँ 300 से ज़्यादा दुकानें हैं जो कहते हैं स्पा नहीं चाहिए। एक स्पा ये अकेला है जो कि कहता है मैं खोलूँगा और प्रशासन उसकी पूरी क्यों मदद कर रहा है हमें नहीं पता। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो कस्टमर, क्योंकि आपको लॉस भी हो रहा है, आपने अभी बताया? देखिए जी, जब एक स्पा खुलता है तो वहाँ पे सिर्फ गलत काम होते हैं, ठीक काम तो वहाँ होते नहीं है। जो स्पा के नाम पे बहुत कुछ होता है। यहाँ को रेगुलेशन है नहीं स्पा के अंदर क्या है। स्पा के अंदर कमरे क्रिएट किए जाते हैं, कमरों के अंदर क्या कुछ होता है ये सबको मालूम है, ये कोई जग जाहिर बात है। अब यहाँ पे इतने स्पा हो गए हैं, आपस में इनका इतना कंपटीशन हो गया कि यहाँ पे लड़कियाँ बाहर खड़े होकर बुलाने लग गई हैं कि कस्टमर, और वो लड़कियाँ जिस तरह ड्रेस्ड होती हैं एक फैमिली वहाँ से पास नहीं कर सकती। अंदर से जो ऑयल की स्मेल्स आती हैं, जो गंदी स्मेल, जो आवाज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ जो हमने 3-4 साल पहले कदम उठाए थे कि ये पब और स्पा यहाँ बंद होने चाहिए, क्योंकि ये इसके लिए कुछ अलग ही जगह बननी चाहिए या तो इनको शिफ्ट करना चाहिए बैंकॉक मकाऊ में। तो ये वहाँ चलते हैं, यहाँ नहीं, ये इंडिया है, इंडिया के हिसाब से रहना पड़ेगा। हम लोग अच्छी सोसाइटी के लोग हैं, हम पैर रख नहीं सकते अपने घर के बाहर। आप देखोगे ना रात को क्या माहौल, रात को तो छोड़ो, दिन का क्या माहौल होता है। अब अभी आपको घुमाकर दिखाएंगे, आपको अंदर स्पा की एंट्री करवाएंगे, कैसे कैसे माहौल में ये जेंट्स ही जाएंगे। हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती कि हम अंदर जा सके। तो मतलब इतने गंदे माहौल होता है। अभी आज से मुझे याद है यानी कि अब क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोहना में गांव के लोगों को लाल डोरे से मुक्त करने की ब्लॉक डेवलपमेंट विभाग ने तमाम तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही सोहना के 5 गांव को लाल डोरे से की रजिस्ट्री की जाएगी। इन गांव में करीब 700 रजिस्ट्री की जाएंगी और इससे पहले 11 गांव की विभाग रजिस्ट्री करवा चुका है। रजिस्ट्रियों के लिए विभाग लोगों से तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर रहा है। जल्द ही इन्हें रजिस्ट्री विभाग को सौंप दिया जाएगा। गांव में होने वाली आपत्तियों पर भी विभाग आए दिन सुनवाई कर रहा है। उधर गुरुग्राम के पौष इलाके में लाखों रुपए की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें एक शातिर चोर मास्क पहने 200 ग्राम गोल्ड, चांदी के आभूषण, कीमती मोती और कीमती घड़ियां लेकर के फरार हो रहे हैं। इस मामले में पीड़ित परिवार की माने तो जयपुर में रहने वाले के दौरान अचानक से उनके घर में लगे सीसीटीवी बंद हो गए। उन्हें लगा कि शायद इंटरनेट खराब हुआ है, लेकिन जब अगले दिन वे घर पहुंचे तो पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और उनके घर में से तकरीबन 20-25 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया जा चुका था। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। अभी मैं 1-2
दिन के लिए जयपुर गया हुआ था, करीब 27 तारीख को। तो उसी दौरान फिर अचानक मेरे घर में जो सीसीटीवी लगी हुई है वो काम करनी बंद हो गई। तो फिर मैं भी घबरा गया, मुझे लगा कि शायद मेरे घर में कोई इंटरनेट की इशू है। लेकिन जब वापस मैं 29 तारीख को वापस आया तो देखा कि मेरे मेन डोर तो लॉक है, लेकिन जो लकड़ी वाली दरवाज़ा है वो बंद है अंदर से। तो तुरंत मुझे डाउट हुआ, तो तुरंत मैंने वहाँ पर जो SRW के QRT टीम उनको बुलाया। मैंने तुरंत पुलिस को भी फ़ोन कर दिया क्योंकि मुझे डाउट हो गया कि कुछ न कुछ इंसिडेंट्स हमारी घर में हुई है। तो जब वो इंसिडेंट्स के लिए मैंने फिर वापस जब उनको QRT टीम जब आई हमारे घर में, तो उनको मैं बोला कि आप बालकनी से जाके एक बार देखो कि भाई क्या इशू है। जब बालकनी में गए तो देखा कि भाई बाहर से हमारा एक डोर खुला हुआ है। तो डोर खुला हुआ है। उसके बाद जब अंदर वापस हम गए तो देखे कि हमारी जो मेन बेडरूम है, जहाँ पर मैंने सारी अपनी ज्वेलरीज या कैश रखी हुई थी, वो पूरी टूटी हुई है, जबकि वो भी लॉक एक प्रॉपर लॉक थी। तो जो चोर आया था उसमें उसने क्या करा कि सब जितने मेरे पास गोल्ड थे, करीब 200 ग्राम की गोल्ड होगी, सब करीब 4-5 लाख रुपए कैश मेरे पास पड़ी थी। और उस सारा चीज़ को उसने निकाल के पूरे आइटम को भी बिखेर दिया। और वापस मैंने देखा कि जो मेरी CCTV की जो NVR पड़ी थी, उस NVR को भी और टाटा स्काई की पूरी बॉक्स को भी वो खोल के लेके। तो चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।